पिछली क्लास में हम लोगों ने बंद कोण के बारे में बात कर ली थी। अब सेकंड है हमारा बंद लंबाई, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो इसमें लिखना बस हमारा थोड़ा सा, दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी बंद लंबाई कहलाती है ना, इस तरीके से। तो ये ए और बी का परमाणु है, तो हम लोग तो अब नाभिक नहीं दिखा रहे, इस तरह से दिखा रहे। तो इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी इसे हम लोग डी ए और बी, डी मतलब डिस्टेंस, इसी को हम लोग इसकी क्या बोलेंगे, हमारा बंद लंबाई। और इसमें अगर आवर्त सारणी में आपको याद हो तो हम कर चुके हैं कि है ना, इसके दो केस हो सकते हैं। अगर दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता समान हो तब तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डी ए बी जो होगा वो ए की सहसंयोजक त्रिज्या प्लस बी की सहसंयोजक त्रिज्या के योग के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होगा, अगर ई एन अलग अलग होगी, ठीक है, तो क्या होगा, ई एन अलग अलग होने से बंद लंबाई घट जाएगी कि बढ़ जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि परमाणु क्या हो जाएंगे, दोनों थोड़े थोड़े पास आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ क्या हो जाएंगे, जो भी ज़्यादा होगा उसकी तरफ आकर्षित होंगे। तब हमारा स्टीवेंसन शोमेकर इक्वेशन याद है क्या थी, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 है ना, एक्स ए माइनस एक्स बी। ठीक है, तो ये हमारे दो सूत्र होते हैं कि अगर विद्युत ऋणात्मकता समान है तो सीधे योग कर देना, अगर अलग अलग हो तो -0.09 और उसमें से एक्स ए माइनस एक्स बी कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब अगर मुझसे पूछे कि बंद लंबाई को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे तो नीचे लिख लो, बंद लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक। बंद लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक होता है आपका है ना विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। और विद्युत ऋणात्मकता में क्या होगा, बॉन्ड लेंथ जो होगा वो विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपात है ना, क्योंकि अगर मैं बंद के सामर्थ्य की बात करूं तो बंद सामर्थ्य डेल्टा ई एन के क्या होगा, समानुपाती, तो ये चीज क्या हो जाएगी, उसके व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना। और यहाँ से वो दिख भी रहा है कि डेल्टा ई एन का मान जितना अधिक होगा उसमें से आप इन दोनों में से क्या करो, किसी चीज को माइनस करो, घटा रहे हो, तो घटाने का मतलब दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, कम। तो अगर मुझसे इसके सापेक्ष एग्जाम्पल पूछे, जैसे एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच आई, तो तब हम लोग क्या बोलेंगे कि एच एफ की बंद लंबाई कम होगी एच सी एल से, एच सी एल की कम होगी एच बी आर की कम होगी किससे, एच आई से। दूसरा कारक जो हो सकता हमारा वो है अनुनाद, या पश्यबंध, दोनों में से कुछ भी बोल दो। अनुनाद या पश्यबंध की अगर बात करी जाए तो वो किस तरह से होगी हमारा, उसके भी हम लोग एग्जाम्पल देख चुके हैं। अगर मैं आपसे ना कल यहाँ पर हम लोग कुछ केसेस कवर कर रहे हैं कि BF3 और BF4 माइनस में BF बंध की लंबाई पूछूं तो क्या क्रम होगा हमारा, BF3 की बंध लंबाई कम होगी किससे, BF4 माइनस, है ना, क्योंकि BF3 में क्या पाया जाता है, बैक बॉन्ड,
और हमने लिखा था कि पश्चबंध हमेशा क्या बनाता है, बहुबंध। तो इसमें बहुबंध हो गया, जबकि इसमें सभी बॉन्ड कौन से हमारे, सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना। इसी तरह से अगर आपको याद हो, हमने एक क्वेश्चन CO CO2 CO3 -2 और 3 का तो करा था। अब अगर मैं चौथा और डाल देता हूँ इसमें RCOO-। ठीक है, तो अगर इनका बोला जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग, CO का बॉन्ड ऑर्डर, अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालें, CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 3। CO2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2। कार्बोनेट, इसमें अनुनाद पाया जाएगा और अनुनाद की वजह से कितनी संरचनाएं बनेंगी, 3, है ना। 3 ऑक्सीजन है, 2 नेगेटिव चार्ज है, एक के ऊपर डबल बॉन्ड आएगा, 2 के ऊपर नेगेटिव, तो टोटल 3 ऑक्सीजन है। तो पहली बार एक के ऊपर डबल बॉन्ड, फिर दूसरी बार दूसरे पर, तीसरी बार तीसरे पर, तो टोटल संरचनाएं कितनी बनी आपकी, 3, क्योंकि अब हम मुझे बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट निकालते आना चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बोलेंगे तो 4, एक में डबल बॉन्ड, बाकी 2 में सिंगल बॉन्ड, तो इसका बंध क्रम कितना हो जाएगा, 4/3। अब अगर इसकी बात करूं तो इसकी टोटल संरचनाएं कितनी बनेंगी, केवल 2, है ना। क्यों बनेंगी 2, एक बार इसके ऊपर डबल बॉन्ड, अगली बार इसके ऊपर, तो संरचनाएं तो 2 ही से बन सकती हैं। और बंध कितने हो जाएंगे टोटल, 3, एक में डबल बॉन्ड होगा तो अगले में सिंगल बॉन्ड। तो अब अगर हमसे बंध क्रम पता पड़ गया तो मुझे ये भी पता है कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ क्या होती है, एक दूसरे के वित्त क्रमानुपात। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बंध लंबाई क्या होगी, उतनी ही आपकी कम हो जाएगी। तो इस चक्कर में आप क्या बोलोगे यहाँ पर, सबसे कम बंध लंबाई किसकी, CO, फिर CO2, फिर RC⸻O- और फिर आएगा कौन सा आयन मेरा, कार्बोनेट आयन। तीसरा, अगर मैं आपसे SO3 -2 SO4 -2 इनको डाल दूँ, है ना। तो ये हम कर चुके हैं, बस थोड़ा सा वापस रिवाइज करने के चक्कर में। तो SO3 -2 SO4 -2, SO3 में तो सभी द्विबंध है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2। SO3 -2 एग्जैक्टली समान होगा किसके, CO3 -2, तो इसका बंध क्रम कितना होगा, 4/3। और SO4 -2 हम लोग कॉपी में कर चुके हैं, 6 संरचनाएं होंगी और टोटल बॉन्ड्स कितने होते हैं, 9। ठीक है, तो अब अगर हमसे SO बंध है ना, इसमें CO बंध है, इसमें SO बंध है, तो ये तो खैर पता ही होगा इतना आपको। तो अब आप क्या बोलोगे, सबसे कम बंध लंबाई किसमें, SO3, फिर SO4 -2, फिर हमारा SO3। ऐसे ही अगर वो ClO-, ClO2-, ClO3-, ClO4- दे दे कि इसमें Cl और O बंध की लंबाई बताओ। ठीक है, तब क्या करेंगे हम लोग, ClO-, इसमें तो Cl और O- के बीच में क्या है आपका, सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी आपकी, 1। ClO2 -2 करोगे तो एक डबल बॉन्ड हो और एक क्या है आपका O-, सही है। ClO2-, ये डबल बॉन्ड होगा और ये O-। कौन सा एसिड हो गया ये, हाइपोक्लोरस अम्ल, बस हमने इसका क्या निकाल दिया, H। तब अगर इसकी अनुनाद बनाऊंगा तो अगली बार डबल बॉन्ड यहाँ, और यहाँ क्या, यहाँ सिंगल बॉन्ड, वहाँ क्या आपका डबल बॉन्ड। कितनी संरचनाएं बनी टोटल, 2 और 3। ClO3- में जाओगे तो एक ऑक्सीजन और जुड़ गया। अब कितनी संरचनाएं बनेंगी, एक बार इसके ऊपर नेगेटिव, एक बार इसके ऊपर नेगेटिव, एक बार इसके ऊपर नेगेटिव, संरचनाएं कितनी बनी टोटल, 3। और बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। अगर इसमें सिंगल बॉन्ड है तो बाकी 2 में डबल बॉन्ड आएगा, तो टोटल 4 और 1 कितने हो गए, 5। और अगर आप ClO4- में गए तो चौथा भी आ गया डबल बॉन्ड। अब कितनी संरचनाएं बनेंगी आपकी, 4, और टोटल बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7, है ना। तो ये 1, ये 1.5, ये 5/3 मतलब 1.67, और ये 7/4 मतलब 1.75। तो इस आधार पर अगर मुझसे बंध लंबाई की बात करी जाए तो सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा, सबसे कम ClO4-, फिर ClO3-, फिर आपका ClO2-, फिर आपका ClO-। ठीक ना। तो दूसरा फैक्टर आप अनुनाद बोल सकते हो अपना,
तीसरा फैक्टर आप अपना संकरण भी बोल सकते हो। है ना। अब संकरण में क्या बोलेंगे हम लोग कि मुझे पता है प्रतिशत एस लक्षण जिसमें ज्यादा होगा मतलब उसका प्रतिशत पी लक्षण क्या होगा उतना कम, और प्रतिशत एस लक्षण ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, वो नाभिक के उतने ही पास होगा, और नाभिक के पास होने से उसकी बंध लंबाई क्या होगी, कम होगी, तो बॉन्ड लेंथ हमारी कम हो जाएगी। ठीक है। इसके सापेक्ष अगर मुझसे जैसे उदाहरण बोलता है कि सी पहला, दूसरा सी डबल बॉन्ड सी, तीसरा सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो अगर इनके सापेक्ष मुझे बोल रहा है कि इनमें इस वाली बंध लंबाई को तुलना करो सी बंध की, ठीक है। तो कैसे करूंगा तुलना में, पहले मैं दोनों का संकरण क्या है हमारा sp3 अगले में अगर आप जाओगे तो sp3 और कौन सा संकरण हो गया आपका sp2, उससे अगले में जाओगे तो कौन सा संकरण हो गया sp3 sp, ठीक है ना। तो अगर मैं इसे 1 बोल दूं, इसे 2 बोल दूं, इसे 3 बोल दूं, तो अब सी बंध की लंबाई का क्या क्रम हो जाएगा मेरे लिए, सबसे कम किस में होगी 3 में, फिर किस में होगी आपका 2, फिर किस में होगी आपका 1। तो आप अपना तीसरा फैक्टर संकरण भी बोल सकते हो। चौथा फैक्टर आप बंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर है ना, या आप अपना बहुबंध इन्हें भी बोल सकते हो। तो बंध क्रम या बहुबंध के लिए क्या लॉजिक हो जाएगा कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ क्या होती है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है ना। इसके सापेक्ष किस तरह के उदाहरण दे सकता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी सिंगल बॉन्ड सी, इनके सापेक्ष पूछेगा तो क्या बोलूंगा मैं, है ना। सी ट्रिपल बॉन्ड सी की कम होगी किससे, सी डबल बॉन्ड सी से, और उसकी कम होगी किससे, सी सिंगल बॉन्ड से ना। और ये चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खूब आता है इसलिए हो सके तो इसका डाटा भी याद रखना है। सी ट्रिपल बॉन्ड सी की बंध लंबाई होती है 1.2 आर्मस्ट्रॉन्ग, सी डबल बॉन्ड सी की 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग, और सी सिंगल बॉन्ड सी की 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग। यही चीज आपका सबके लिए लागू होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ कम होगा सी डबल बॉन्ड ओ से, सी डबल बॉन्ड ओ कम होगा सी सिंगल बॉन्ड ओ से, सी ट्रिपल बॉन्ड एन कम होगा सी डबल बॉन्ड एन से, वो कम होगा सी सिंगल बॉन्ड एन से। ठीक है। और पांचवी चीज आप चाहो तो परमाणु का आकार, है ना। अब परमाणु के आकार से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ जो होगी वो समानुपाती होगी किसके, आकार के। आकार बड़ा होगा तो डेफिनेटली बंध की लंबाई भी क्या होगी मेरी ज्यादा होगी, है ना। अब इसमें किस तरह के एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर मुझसे सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड एन और सी ट्रिपल बॉन्ड ओ की पूछी जाए बंध लंबाई, तो मैं क्या बोलूंगा, है ना। मैंने बंध क्रम क्या रखा है, अभी सेम रखा है, केवल किसको बदला है, परमाणु को। उसमें भी एक परमाणु समान है, क्योंकि जब भी आप तुलना करते हो किसी भी चीज की ना, तो तुलना करने के लिए आपको क्या होता है कि कुछ एक बेसिक फिक्स होना चाहिए कि जिसके आधार पर आप तुलना करो। तो एक परमाणु तो फिक्स है, अब बाकी को अगर आप देखोगे तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और मुझे पता है कि आवर्त सारणी में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव का मान क्या होता है, बढ़ता है। जेड इफेक्टिव का मान बढ़ने से आकार क्या होगा आपका, कम, ठीक है ना। तो इसका मतलब सी का आकार एन से बड़ा है, एन का आकार किससे बड़ा है, ओ से। तो सबसे ज्यादा बंध लंबाई किसकी मिलेगी मुझे, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। डबल बॉन्ड के लिए भी यही लॉजिक है, सी डबल बॉन्ड सी
बड़ा होगा C डबल बॉन्ड N से, वो बड़ा होगा C डबल बॉन्ड O से। सिंगल बॉन्ड का भी सेम लॉजिक है, C सिंगल बॉन्ड C बड़ा है C सिंगल बॉन्ड N से, वो बड़ा है C सिंगल बॉन्ड O से। ये कुछ कुछ आपके कारक हैं जो आपकी बंध की लंबाई को परिवर्तित कर सकते हैं। H2O2 H2O2 तथा O2F2 में O बंध की तुलना करो। H2O2 तथा O2F2 में O बंध की तुलना करो। ठीक है, कहने के लिए तो दोनों में क्या है आपका, O और O के बीच में क्या है आपका सिंगल बॉन्ड। तो अब कैसे तुलना करें भैया? ये मेरी H2O2 की संरचना खुली किताब की, ये भी खुली किताब की संरचना, दोनों में सिंगल बॉन्ड है, तो कायदे से दोनों में बंध लंबाई क्या होनी चाहिए, समान। तो आप कैसे तुलना करो, है ना। अब तुलना करने के देखो दो तरीके हैं ना। पहला तरीका कि O और H का बंध इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन। इधर H और O किसकी तरफ खींचेगा, आपका ऑक्सीजन। सही है। ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास क्या है, मेरे पास दो दो लोन पेयर, वो तो इसमें भी है और इसमें भी है, वो मना नहीं है। बॉन्ड भी सिंगल है, परंतु इस वाले में एक अच्छी चीज है कि O और F बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खिंचा रहे हैं, F की तरफ। सही है ना। तो पहली वाली संरचना में क्या होता है कि O और H बंध के इलेक्ट्रॉन भी O की तरफ आ गए, इसके भी इलेक्ट्रॉन O की तरफ आ गए, तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और चूंकि ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो आकार क्या है इसका, छोटा है। ठीक है ना। तो दोनों पास पास होंगे तो प्रतिकर्षण क्या होगा, उनका बीच में काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। उस प्रतिकर्षण को कम करने के चक्कर में ये बंध लंबाई क्या हो जाती, थोड़ी सी बढ़ जाती। अरे मेरी बात समझ में। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर OF बंध के इलेक्ट्रॉन F की तरफ चले गए तो तुलनात्मक रूप से इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, कम है, प्रतिकर्षण भी कम है। प्रतिकर्षण कम है तो इसकी बंध लंबाई क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती। ठीक है। तो आप पहले डायग्राम बना लेना और कारण में लिखा रहा हूं आपको। ठीक है। तो कारण लिखना हमारा कि H2O2 में है ना, OH बंध के इलेक्ट्रॉन H2O2 में, इनफैक्ट दोनों लिख लेना, दोनों OH बंध के इलेक्ट्रॉन H2O2 में दोनों OH बंध के इलेक्ट्रॉन है ना, O की अधिक विद्युत ऋणात्मकता के कारण O की अधिक विद्युत ऋणात्मकता के कारण O की तरफ खींच जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व काफी बढ़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व काफी बढ़ जाता है तथा इस इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करने के लिए
इस इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करने के लिए, है ना, ओ परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। परंतु O2F2 में, है ना, परंतु O2F2 में OF बंध के इलेक्ट्रॉन F की तरफ आकर्षित होते हैं। है ना, O2F2 में OF बंध के इलेक्ट्रॉन F की तरफ आकर्षित होते हैं, जिससे O पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम, जिससे O पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, प्रतिकर्षण भी कम होता है, तथा बंध लंबाई कम हो जाती है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो आपको याद रखना है O बंध लंबाई का, कि दोनों में भले सिंगल बॉन्ड है परंतु H2O2 की बंध लंबाई ज़्यादा है किससे, हमारा O2F2 से। अब इसको मैं चाहूँ तो लास्ट क्लास में मैंने बेंट रूल का विस्तार बताया था ना आपको, उससे भी समझा सकता हूँ। नॉर्मली बुक्स में तो यही व्याख्या लिखी होती, अब आप बेंट रूल का विस्तार देखोगे तो हमने बेंट रूल के विस्तार में क्या लिखा था, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु केवल उस कक्षक में नहीं रहना पसंद करेगा जहां प्रतिशत पीज लक्षण ज्यादा हो, परंतु वो उस कक्षक के प्रतिशत पीज लक्षण को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो यहाँ पर ये अधिक विद्युत ऋणी है, तो इन बंधों में क्या हो गया, प्रतिशत पीज लक्षण बढ़ गया। और अगर इसमें प्रतिशत पीज लक्षण बढ़ा तो इस वाले बंध में प्रतिशत पीज लक्षण क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। और सामने हमने लिखा है प्रतिशत पीज लक्षण कम होने से बंध की लंबाई भी क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर H है तो H उल्टे क्या है, कम विद्युत ऋणी तत्व है, तो यहाँ पर तो वो कौन सा लक्षण बढ़ा देगा, प्रतिशत पीज लक्षण कम करेगा, और यहाँ पर प्रतिशत पीज लक्षण को वो बढ़ावा देगा। तो आप बेंट रूल से सीधे सीधे इस तरीके से समझ सकते हो, बेंट रूल के विस्तार से, है ना, अदरवाइज आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, O2 और O3 में अगर आपसे बंध की लंबाई पूछे तो क्या बोलोगे आप, O2 O3 में, O2 में तो पूर्ण रूप से क्या है आपका डबल बॉन्ड, O3 में क्या है O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है हमारा एक सिंगल बॉन्ड, है ना, या इनफैक्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है आपका। तो इसलिए यहाँ पर तो बॉन्ड ऑर्डर सीधे सीधे क्या है मेरा 2 है, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर सीधे सीधे क्या हो गई मेरी 1.5। तो अगर मुझसे O बंध की लंबाई O2 और O3 में पूछी जाएगी तो मैं क्या बोलूँगा, O2 की बंध लंबाई कम होगी किससे, O3 से। ठीक है, चल अब अगले तरह के और क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे, है ना, थर्ड क्वेश्चन एक और पूछ रहा है, CH F और CH Cl और Cl, बोल रहा है इस बंध की लंबाई L1 है और इसकी L2 है, दोनों हैं CH बंधी, परंतु एक में 3 F जुड़े हुए, एक में Cl जुड़े हुए। तो अब क्या बोलेंगे L1 L2 में क्या क्रम होगा, है ना। ये सब बेंट रूल के विस्तार से बेटा, सिंगल बॉन्ड तो दोनों का CH है, तो कायदे से देखने में तो एक उत्तर आर्बिट्रली क्या देगा हर कोई, L1 = L2, परंतु यहाँ पर हम लोग वापस वही बोलेंगे कि F अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, मतलब यहाँ पर प्रतिशत पी लक्षण क्या हो गया, इस बंध में बढ़ गया। और अगर इनमें प्रतिशत पी लक्षण बढ़ा है तो इस वाले बंध में प्रतिशत पी लक्षण पहले की तुलना में कम हो गया, सही है। ये भी अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, इसमें भी प्रतिशत पी लक्षण बढ़ेगा, परंतु ज्यादा प्रतिशत पी लक्षण किस में बढ़ेगा, अगर मान लो इसमें x प्रतिशत बढ़ा है तो इसमें x से ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा, क्योंकि F ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व है और Cl कम है। तो इसका मतलब L1 और L2 में क्या क्रम होना चाहिए मेरा, L1 छोटा होना चाहिए किससे, L2 से। तो ये सब एडवांस लेवल के थोड़े क्वेश्चन हो जाएंगे फिर अगर
बेंट रूल का विस्तार वगैरह कर दे आपका। दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखने हैं, अगला लिखो एक क्वेश्चन। NF3 में NF बंध की लंबाई NF3 में NF बंध की लंबाई NF3 में NF बंध की सैद्धांतिक है ना, क्या एक मिनट क्वेश्चन से बोल, NF3 में NF बंध की सैद्धांतिक लंबाई जो होनी चाहिए है ना, प्रायोगिक लंबाई से NF बंध की सैद्धांतिक लंबाई है ना, प्रायोगिक रूप से प्रायोगिक लंबाई से अधिक होती है, नहीं प्रायोगिक रूप से कम होती है, कारण बताओ। ये NF3 है ना। सैद्धांतिक और प्रायोगिक का मतलब क्या है? अगर आपको DNF, मैंने पहले भी बताया था ना, सैद्धांतिक वाली वो होती है जिसकी आप क्या करते हो, गणना, तो TC लिखते हैं इसे, थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड। तो सैद्धांतिक रूप से जो गणना करोगे उसके लिए क्या करोगे आप, RN प्लस RF माइनस 0.09, N की 3 होती है और F की कितनी होती है, 4। अभी तो EF और EN ही लिख देते हैं, इस तरीके से निकालोगे, सही है। तो ये तो थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड जो आप गणना कर रहे हो। और NF EO का मतलब क्या हमारा, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, ठीक है ना। तो हमसे बोल रहा है कि DNF जो है थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड जो है वो प्रायोगिक रूप से निकाली गई बंध लंबाई से कम है। ऐसा क्यों, इसका कारण बताना है ना। सैद्धांतिकली तो मैं निकाल सकता हूँ, मुझे दोनों की सहसंयोजक त्रिज्या, विद्युत ऋणात्मकता वगैरह सब कुछ पता है, ठीक है, वो निकाल ली। और प्रायोगिक रूप से जब लंबाई जब मैं प्रयोग करवा रहा था, प्रेक्षण से जब मैंने देखी तो वो बंध लंबाई ज़्यादा मिली और ये कम, इसका कारण पूछा जा रहा है ना। तो ये कारण किसी भी द्वितीय आवर्त के तत्वों के लिए, पहले मैं इसमें समझा रहा हूँ फिर कारण लिखा रहा हूँ। देखो नाइट्रोजन भी द्वितीय आवर्त का है और फ्लोरीन भी किसका, आपका द्वितीय आवर्त। ये क्वेश्चन के लिए द्वितीय आवर्त के तत्वों के लिए वैलिड होगा आपका। तो ये भी P2 सेकेंड पीरियड का है, ये भी P2, और तब वैलिड होगा जब दोनों के पास क्या हो, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर आपको ध्यान हो तो द्वितीय आवर्त के तत्वों का आकार क्या होता है, छोटा, वैसे ही वो अपने लोन पेयर को आसानी से एकोमोडेट नहीं कर पाते। इसी वजह से हमने आवर्त सारणी में बोला था कि द्वितीय आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता तृतीय आवर्त के तत्वों से कम होती है, बोला था। तो अब इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, तो दोनों के लोन पेयर में क्या होगा, प्रतिकर्षण काफी ज्यादा होगा। उस प्रतिकर्षण को कम करने के चक्कर में इस बंध की लंबाई को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो जब आप प्रायोगिक रूप से प्रेक्षण पाते हो तो ये बंध लंबाई इस फॉर्मूले से जो आप गणना करोगे उससे ज़्यादा पाई जाती है। कारण में आपको यही लिखना है, नीचे लिख लेना। और जनरल रूल ये किसी भी द्वितीय आवर्त के दो तत्वों के बंध के लिए वैलिड हो जाएगा, है ना। तो कारण में बस इतना लिख लेना कि N तथा F दोनों, N तथा F दोनों द्वितीय आवर्त के तत्व हैं। N तथा F दोनों द्वितीय आवर्त के तत्व हैं तथा दोनों पर एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन तथा दोनों पर एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ना, जिससे प्रतिकर्षण काफी, NF बंध में प्रतिकर्षण काफी बढ़ जाता है, जिससे NF बंध में प्रतिकर्षण काफी बढ़ जाता है।
तथा इसे कम करने के लिए NF बंध की लंबाई बढ़ जाती है। इसे कम करने के लिए NF बंध की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, अब सेम आपका लॉजिक ऐसा ही एक और क्वेश्चन आप लिख सकते हो, है ना। ये जनरल रूल बस ध्यान रखना कि जब भी दो द्वितीय आवर्त के तत्व जिनके पास लोन पेयर हो, ठीक है, उनमें हो जाएगा, मतलब NF और NO में। तो अगला क्वेश्चन में सेम आपको, है ना, लिखवा नहीं रहा हूँ, बस बोल दे रहा हूँ कि NH2OH में भी सेम चीज़ आपसे बोल सकता है कि NO बंध की लंबाई जो गणना करने पर पाई गई वो प्रायोगिक NO बंध की लंबाई से कम है। तो इसका कारण भी अब क्या हो जाएगा हमारा, सेम NHH एक लोन पेयर है, इधर O वापस लोन पेयर हो गया। तो जब भी दो द्वितीय आवर्त के तत्व जिनके पास एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन हो, जो आपका N, F और O में ही हो सकता है, आपस में जुड़े हुए रहेंगे, तो उनमें प्रतिकर्षण कम करने के लिए उस बंध की लंबाई हमेशा क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये सब आपके खूब स्पेशल एग्जांपल्स हैं जो कॉमनली पूछे जाते हैं। इन पांचों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बंध कोण हो गया, बंध लंबाई। अब थोड़ा सा आइडिया हम लोग बॉन्ड एनर्जी या बंध ऊर्जा या बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंध सामर्थ्य, तो लास्ट हमारा थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग बंध प्राचलन, बॉन्ड पैरामीटर देख रहे थे, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना, इनको अलग अलग A और B में परिवर्तित करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बंध को तोड़ना पड़ेगा, और इस बंध को तोड़ने के लिए जो मुझे ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब इस क्रिया का अगर मुझसे डेल्टा H पूछा जाए तो मैं क्या बोलूँगा कि इसका डेल्टा H क्या है, पॉजिटिव। तो इसके लिए जो मुझे ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है ना, वो ऊर्जा ही मेरे लिए कौन सी एनर्जी कहलाएगी, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अब बंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे। पहला कारक तो आपका परमाणु का क्या होगा, आकार। आकार अगर बड़ा हो गया तो बंध ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका, दुर्बल, और बंध अगर दुर्बल हो गया तो उसे तोड़ने में आपको मेहनत क्या करनी पड़ेगी, कम। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी जो होगा वो परमाणु के आकार के क्या होगा, मेरा व्युत्क्रमानुपात, है ना। इसका मतलब अगर मैं किसी पीरियड में, है ना, पी का मतलब पीरियड, लेफ्ट टू राइट मतलब बाएं से दाएं जाऊंगा, तो मुझे पता है आकार में क्या होती है, कमी। तो इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, सही है। और इसी तरीके से अगर मैं किसी ग्रुप में T to B मतलब टॉप टू बॉटम जाऊंगा, तो आकार क्या होगा मेरा, साइज क्या होगी, बढ़ेगी, और साइज बढ़ने की मतलब बॉन्ड एनर्जी क्या होगी आपकी, कम। ठीक है, इस आधार पर अगर आपसे P2 कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन फ्लोरीन, है ना, ये आपको समझाने के बाद अगर वो आपसे पूछ रहा है कि सेकेंड आवर्त के तत्वों में CC, NN, O और FF की बंध ऊर्जा का क्रम बताओ, है ना। आपने स्टैंडर्ड बुक्स देखी हो कार्बनिक रसायन की, हर बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू क्या होती प्रॉफ, आपको
पीछे एक टेबल के फॉर्म में गिवन होती है ना। हर बॉन्ड एनर्जी हमें पता है, हमें याद किसी को नहीं रखना, बस हमें तो तुलना करते आना चाहिए। तो क्या क्रम दूंगा मैं, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होती है कम, तो इसका मतलब सभी की बॉन्ड एनर्जी लगातार क्या होगी आपकी, बढ़ती जाएगी, है ना। तो जो करेक्ट क्रम आप दोगे, सी सिंगल बॉन्ड सी की कम, एन सिंगल बॉन्ड एन से, एन सिंगल बॉन्ड एन की कम, ओ सिंगल बॉन्ड ओ से, उसकी कम, एफ सिंगल बॉन्ड एफ से, परंतु ये देते ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, द्वितीय आवर्त के तत्व आ गए और क्या है जिनके ऊपर लोन पेयर, इसके ऊपर एक एक लोन पेयर है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है ना, और फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर होंगे। लोन पेयर से क्या होगा, प्रतिकर्षण बढ़ेगा, प्रतिकर्षण कम करने के लिए बंध की लंबाई बढ़ेगी, बंध लंबाई बढ़ी तो बंध की ऊर्जा कम हो जाएगी। इस वजह से हमारा सही क्रम होता है सी सिंगल बॉन्ड सी की ज़्यादा, एन सिंगल बॉन्ड एन से, उसकी ज़्यादा, ओ सिंगल बॉन्ड ओ से, उसकी ज़्यादा, एफ सिंगल बॉन्ड एफ से, है ना। वही इलेक्ट्रॉन बंधुता जो आपने आवर्त सारणी में देखी थी, उसी का कॉन्सेप्ट है। परंतु इस चीज को अगर मैं P3 के लिए करूंगा तो क्या होगा, है ना, द्वितीय आवर्त के तत्वों का आकार कम होता है, इस वजह से वो आसानी से एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर समावेशित नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसलिए इसे प्रतिकर्षण ज्यादा हो रहा था। परंतु तृतीय आवर्त के तत्वों का आकार क्या हो जाता, बढ़ जाता, वो आसानी से लोन पेयर को क्या कर लेंगे, समावेशित, उनमें कोई भी मुझे दिक्कत होने वाली नहीं है, मतलब उनके लिए सीधा यही क्रम होगा, है ना। मैं इन्हीं चारों को कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि उससे पहले वालों में तो आयनिक बंध बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, तो हम लोग 14, 15, 16 और 17 के ग्रुप को देख रहे हैं। सिलिकॉन का कम ही होगा किससे, फास्फोरस से, है ना। पी का कम होगा किससे, एस से, ठीक है, और एस का कम होगा किससे, Cl। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमने जो ऑक्सी अम्ल बनाए हैं इतने सारे, है ना, उन ऑक्सी अम्लों में पीपी बंध पाया गया था, एसएस बंध पाया गया था, परंतु सिलिकेट्स में आपने कोई भी एसआई बंध नहीं देखा था। हमेशा कौन सा बंध था, वो SiO, ठीक है ना। तो ये हमारा लॉजिक हो गया। अब अगर P2 और P3 को कंपेयर करें, C सिंगल बॉन्ड C और SI सिंगल बॉन्ड SI, इन दोनों को कंपेयर करूं तो क्या होगा, है ना। नीचे जाने पर क्या हो रहा है, मेरा आकार बढ़ रहा है, बंध ऊर्जा कम, तो SC सिंगल बॉन्ड C की एनर्जी ज़्यादा होगी किससे, SI सिंगल बॉन्ड SI से, है ना। इनफैक्ट ये ऊर्जा काफ़ी अधिक होती है, इसकी बॉन्ड एनर्जी वैल्यू काफ़ी हाई है। इसी उच्च बंध ऊर्जा के कारण ही कार्बन जो होता है वो श्रृंखलीकरण, केटेनेशन बोलते हैं ना हम लोग, जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सी सिंगल बॉन्ड सी की बंध ऊर्जा काफ़ी मजबूत ज़्यादा होती है, मतलब ये बंध काफ़ी ज़्यादा क्या है आपका, मजबूत, ठीक है ना। इस वजह से सी सिंगल बॉन्ड सी हमारा जुड़ता चले जाता है ना। अब इस चीज़ को अगर आप एन सिंगल बॉन्ड एन और पी सिंगल बॉन्ड पी में ले जाओगे तो क्या होगा, है ना, तब क्रम आपका उल्टा हो जाएगा। वापस सेम लॉजिक से जो हमने इलेक्ट्रॉन बंधुता में भी बोला था कि इनमें लोन पेयर आ गया है, इनमें लोन पेयर इनमें भी है, परंतु इनका आकार छोटा होने से प्रतिकर्षण ज़्यादा है, वहाँ प्रतिकर्षण क्या है मेरा, कम है। इसी वजह से आपको ध्यान हो तो फास्फोरस किस रूप में पहना पसंद करता है, P4। सभी कौन से बॉन्ड थे आपके, सिंगल बॉन्ड, P सिंगल बॉन्ड, P स्टेबल है। सल्फर किस रूप में रहना चाहता है, एसेट, है ना, उसका भी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड से मजबूत है। और FF में भी यही होता है, Cl से कम। इनफैक्ट ग्रुप 17 की बंध ऊर्जा का क्रम जेई में कई बार पूछा गया है, जो मुझे याद भी रखना है कि कायदे से जो क्रम मैं दूंगा वो क्या दूंगा, F2 की कम Cl2 से, Cl2 की कम किससे, Br2, और Br2 की कम किससे, I2। परंतु वास्तव में ये क्रम नहीं होता है जो सही क्रम है। ग्रुप 17 में सबसे ज़्यादा बंध ऊर्जा होती है किसकी, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद सेकंड नंबर पर ब्रोमीन, और ब्रोमीन के बाद फ्लोरीन, फिर लास्ट में आयोडीन। तो ये अपवाद के तौर पे जेई में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो आप ब्लॉक पढ़ोगे तो तब भी रटोगे, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको वहाँ पर। सेकंड फैक्टर चाहो तो बंध क्रम बोल सकते हो,
जिसको हम काफ़ी बार कर ही चुके हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। और इसमें आप चाहो तो एक एक एग्जांपल डाल सकते हो। सी सिंगल बॉन्ड सी की कम होगी, सी डबल बॉन्ड सी से, उसकी सी ट्रिपल बॉन्ड सी से, है ना। तो बंद क्रम वाले वही केस हैं जो बंद लंबाई में बताए थे। जो बंद लंबाई का क्रम था उसका क्या कर दो बस आप सीधे सीधे उल्टा, है ना। तो एक एग्जांपल में दे रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारे तीनों बॉन्डिंग पैरामीटर कंप्लीट हो रहे हैं। स्पेशल केसेस ये वाले याद रखना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। हाँ तो बोल दो जोर से रे। चलो अब लिखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द्विध्रुव आघूर्ण, दैट इज डाइपोल मोमेंट। तो हमारा अगला टॉपिक है द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट। और इनफैक्ट, है ना, आप नीचे लिख भी लेना, सहसंयोजी यौगिकों में प्रतिशत आयनिक लक्षण। सहसंयोजी यौगिकों में प्रतिशत आयनिक लक्षण। हमने बात करी है कि दुनिया का कोई भी बंध न तो पूर्ण रूप से आयनिक है, न ही वो पूर्ण रूप से क्या है, सहसंयोजक, है ना। हर बंध में दोनों का कुछ न कुछ मिश्रण होता है। इनफैक्ट हाइड्रोजन जो देखने में हमें सहसंयोजक लगता है, उसमें भी लगभग 2% कौन सा लक्षण होता है आपका, आयनिक लक्षण पाया जाता है। 98% कोवलेंट है, बट 2% उसमें भी लगभग आयनिक लक्षण पाया जाता है। आयनिक यौगिकों में जब हमने सहसंयोजक लक्षण निकाला था तो हमने मदद ली थी किसकी, फेजान के नियम की। और फेजान का नियम मात्रात्मक नहीं बताता था, वो केवल गुणात्मक, ठीक है। अब हम लोग सहसंयोजक लक्षणों में आयनिक लक्षण को देखना चाह रहे हैं, और ये मात्रात्मक रूप से हम लोग एग्जैक्ट इसका प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। तो हमारा इस टॉपिक में द्विध्रुव आघूर्ण भी कई बुक, डाइपोल मोमेंट तो नाम है ही, कई बुक्स में नाम इसे सहसंयोजी यौगिकों में प्रतिशत आयनिक लक्षण भी दिया जाता है ना। लिखना द्विध्रुव आघूर्ण में, पहले तो पॉइंट्स बना के लिखना ना। किसी भी, है ना, किसी भी ध्रुवीय बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, किसी भी ध्रुवीय बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी तत्व की तरफ आकर्षित होने के कारण अधिक विद्युत ऋणी तत्व की तरफ आकर्षित होने के कारण उस पर ऋणावेश तथा है ना कम विद्युत ऋणी तत्व पर धनावेश आ जाता है। ठीक है, जिसे द्विध्रुव कहा जाता है। तो अगर आप कोई भी पोलर बॉन्ड ले रहे हो, ध्रुवीय अणु, है ना, और पोलर बॉन्ड का मतलब भी क्या है, जिसमें भी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर हो। तो अगर बी अधिक विद्युत ऋणी तत्व होगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा मेरा, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस 2 पोल क्रिएट हो गए, इसीलिए आप इसको नाम ही क्या देते हो, हमारा डाईपोल, है ना। डाई मतलब 2 और 2 क्या, पोल मतलब खंबे टाइप बन गए, एक पॉजिटिव खंबा और एक क्या आपका नेगेटिव खंबा, द्विध्रुव, 2 अलग अलग ध्रुव आ गए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना हमारा कि ना किसी पोलर बंध के द्विध्रुव आघूर्ण को
किसी पोलर बंध के, है ना, केवल मैं बंध की बात कर रहा हूँ, किसी पोलर बंध के द्विध्रुव आघूर्ण को बंध आघूर्ण कहा जाता है। तथा पूरे अणु के लिए द्विध्रुव आघूर्ण, तथा पूरे अणु के लिए द्विध्रुव आघूर्ण प्रयोग में लाते हैं। तथा पूरे अणु के लिए द्विध्रुव आघूर्ण उपयोग में लाते हैं। थर्ड पॉइंट लिखना, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। थर्ड पॉइंट लिखना आप अपना, इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। चौथा पॉइंट लिखना, यह एक सदिश राशि होती है। यह एक सदिश राशि होती है ना, अर्थात इसमें दिशा व मात्रा दोनों होती हैं। अर्थात इसमें दिशा व मात्रा दोनों होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखना बेटा कि इसे, है ना, ये चिन्ह बना लेना, इसे, है ना, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। एरो के ऊपर पीछे एक ऐसे डंडी बनी रहती, इसे चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसकी दिशा, है ना, इसकी दिशा, है ना। अब इसमें दो पॉइंट है हमारे, अगर दोनों परमाणु हैं तो इसकी दिशा कहाँ से कहाँ की तरफ होगी, कम विद्युत ऋणी तत्व से अधिक विद्युत ऋणी तत्व। और अगर एक परमाणु और एक एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन हो तो एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा आपका परमाणु से एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन की तरफ होगी, ठीक है ना। तो इसकी दिशा, फर्स्ट पॉइंट लिखना, कम विद्युत ऋणी तत्व से अधिक विद्युत ऋणी तत्व की तरफ होती है। ना, इसकी दिशा कम विद्युत ऋणी तत्व से अधिक विद्युत ऋणी तत्व की तरफ होती है। और सेकंड पॉइंट लिखना कि परमाणु से एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन की तरफ होती है, ठीक है ना। तो या तो आपके परमाणु के पास बॉन्ड पेयर होगा या लोन पेयर होगा, है ना। तो पहले वाले में ब्रैकेट में जगह हो तो लिख लेना बीपी के लिए, बीपी मतलब बॉन्ड पेयर, और सेकंड वाले में थोड़ी सी जगह हो तो ब्रैकेट में डाल देना एलपी के लिए। तो अगर बॉन्ड पेयर है तो कम विद्युत ऋणी तत्व से अधिक विद्युत ऋणी तत्व, और लोन पेयर है तो परमाणु से लोन पेयर, ठीक है। तो ये सब हमारी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, है ना। नेक्स्ट लिखना हमारा, जब ये, है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, अगला पॉइंट हमारा कि अगर दो बंध हैं मेरे पास, है ना, या पहले दिशा वाला पॉइंट बताना हो तो बता देना, पहले दिशा वाले पॉइंट में लिख लेना कि अगर ए और बी है, अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप इसकी दिशा इस तरीके से दिखाओगे, है ना, डायग्राम बना लेना दोनों के। और अगर एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन हो गया ए के ऊपर तो इसकी दिशा परमाणु से लोन पेयर की तरफ। तो ये आपका बॉन्ड पेयर के लिए, ये आपका लोन पेयर के लिए। ठीक है ना। ये तो डायग्राम उसी पॉइंट पे बना लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अगर मुझे दो अलग अलग, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, दो अलग अलग बंध है मेरे पास, है ना, ये बॉन्ड पेयर 1, ये बॉन्ड पेयर 2, पहले का जो बॉन्ड मोमेंट
है वो μ1 है, दूसरे का बॉन्ड मोमेंट है वो क्या है आपका μ2, और दोनों किस एंगल पर है थीटा, तो इनका जो प्रभावी म्यू होगा वो किसके बराबर होगा अंडर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा। तो इस है ना रिजल्टेंट जो निकाला जाता है वो इस सूत्र से आपका निकाला जाता है। तो म्यू बराबर μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा। जिसमें अलग अलग संभावनाएं क्या क्या हो सकती है हमारी, कि अगर यहीं पर देख ले हम लोग है ना कि मान लीजिए μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू x है, दोनों बंध समान है, दोनों का बंध अगुण x है, ठीक है। तो फर्स्ट केस अगर थीटा 0 डिग्री हुआ तो आपका नेट म्यू किसके बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, और कॉस 0 कितना होता है 1, ठीक है ना। तो नेट कितना हो गया ये सीधे सीधे 2x हो जाएगा ना। अगर थीटा 60 डिग्री हो गया तब क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, और कॉस 60 कितना 1/2, तो 2 और 2 कैंसिल, तब ये म्यू हो गया किसके बराबर मेरा √3x। तीसरी संभावना कि अगर थीटा 90 डिग्री हो गया है ना, जो हमें बेंजीन वगैरह में ज़रूरत पड़ेगी भी, तो उसको मैं अभी से बता दे रहा हूँ। अगर थीटा 90 हो जाता है तो कॉस 90 कितना 0, तब म्यू किसके बराबर होगा सीधे सीधे x। चौथी अगर मान लो मैं 120 डिग्री ले लूँ, कॉस 120 किसके बराबर होगा -1/2, 90 वाला √2 है। हाँ कॉस 120 तो सही बोल रहा हूँ ना, कितना -1/2 सही है। तो -1/2 करते ही अब इसका मान कितना हो गया आपका x, और अगर आप थीटा को 180 डिग्री कर दे रहे हो, दोनों बंध समान हो, तो नेट म्यू कितना हो जाएगा आपका 0। क्या पता पड़ रहा है यहाँ से हमारा कि म्यू और थीटा क्या है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मैं म्यू थीटा को लगातार क्या करते जा रहा हूँ बढ़ाते जा रहा हूँ, और आप देख लो म्यू की वैल्यू लगातार क्या होती जा रही कम है ना, 2x 1.73x 1.41x x और 0। तो म्यू और थीटा हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे हमारा व्युत्क्रमानुपाती होंगे। ठीक है, चलो अब लिखना अगला हमारा द्विध्रुव आघूर्ण की गणना, कि आखिर म्यू की गणना कैसे करेंगे ना। पहले मैं सब पॉइंट्स लिखा दे रहा हूँ। द्विध्रुव आघूर्ण म्यू की गणना, ठीक है। और इसमें लिखना हमारा कि दोनों द्विध्रुवों के बीच की दूरी तथा है ना, तथा उन पर उपस्थित आवेश के गुणनफल को है ना उस बंध का द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं ना। तो इस बंध का अगर मैं म्यू बोलूं आपसे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा इन दोनों बंधों के बीच की दूरी मान लो d, और इन पर उपस्थित आवेश आपका q, इन दोनों का गुणनफल जो होता है उससे हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करते हैं। तो म्यू बराबर q इंटू टी, ठीक है ना। अब अगर आवेश का मान न दिया जाए बेटा, तो आपको आवेश का मान खुद ही ले लेना है ना। क्या मान के चल के कि पूरे बंध को हम लोग क्या मान के चलेंगे 100% आयनिक,
अगर ये 100% आयनिक होगा तो क्या होगा, इसके ऊपर पूर्ण ऋणावेश और इसके ऊपर पूर्ण दवाई, मतलब हम लोग 1 इकाई का आवेश मान के चलेंगे। अगर ना दी गई हो वैल्यू, तो दी गई हो तो अच्छी बात है। ठीक, अब अगर हम लोग म्यू की इकाई की बात करें तो म्यू की इकाई क्या क्या होती है। सबसे पहली इकाई है ना क्यू, अगर आप एसआई यूनिट लेते हो तो क्यू को किस में बताओगे आप, कूलम, और डिस्टेंस को किस में बताओगे, मीटर। तो तब पहली इकाई आपकी कूलम मीटर हो जाएगी, एसआई यूनिट। अगर आप सीजीएस में जाना चाहते हो तो क्यू सीजीएस में किस इकाई में बताया जाता है, ईएसयू, पता होगा शायद आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना। और तब आप डिस्टेंस को किस में बताओगे, सेंटीमीटर। तो ये इसकी सीजीएस इकाई हो जाएगी, ईएसयू सेंटीमीटर। और तीसरी जो मोस्ट कॉमनली इसकी यूनिट होती है वो है आपकी डिबाई, जिसे आप डी से प्रदर्शित करते हो। हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज डी का ही होता है। सही है। अब अगर मुझसे क्यू की बात करें, है ना, हम लोग तो एक इकाई का धनावेश या ऋणावेश पूरा मान के चलेंगे। तो क्यू का एसआई में कितना मान होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और इस ईएसयू में क्या मान होगा इसका, 4.8 इंटू 10⁻10 ईएसयू। और दोनों आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं बराबर, क्योंकि बस एक एमकेएस मान है और एक क्या आपका सीजीएस। अगर जैसे द्रव्यमान की बात करूँ, एमकेएस 1 kg है, सीजीएस क्या है आपका, ग्राम है, तो क्या रिलेशन होता है, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ये तो चार्ज का मान है, ये तो दोनों के लिए क्या है आपका, बराबर। तो इस अगर ये बराबर है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 कूलम मेरे लिए किसके बराबर हो जाएगा, 4.8 इंटू 10⁻10 बटे क्या 1.6 इंटू 10⁻19, मतलब 3 इंटू 10⁻9 ईएसयू बोल सकता हूँ, है ना। डिस्टेंस की अगर आप बात करते हो तो उसकी इकाई 1 मीटर और दूसरी क्या आपका सेंटीमीटर। और 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है हमारा, 100 सेंटीमीटर। इनकी सवालों में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए सब डाटा मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि डिबाई जो होता है, 1 डिबाई, वो किसके बराबर होता है, 10⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर। ये याद रखना आपके लिए जरूरी है ना। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि बाकी तो आपको पता है। तो हम लोग हमेशा द्विध्रुव आघूर्ण को कॉमनली डिबाई डी से प्रदर्शित करेंगे, और एक डिबाई 10⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर होता है। अब अगर वो मीटर कूलम मीटर में बदलने को बोले तो आप इसको जरूर याद रखना, यहीं से कन्वर्ट कर सकते हो। 10⁻18 ईएसयू को कूलम में कैसे बदलोगे, तो यहाँ से 1 ईएसयू किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 इंटू 10⁻9 कूलम। और सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलोगे, 1/10⁻2 मीटर। ये 10⁻9 और ये 10⁻2 कितना हो गया, 10⁻11। ऊपर से जाके माइनस हो जाएगा, -29। एक 10 और ले लिया मैंने तो उधर -30 कर दिया, और 10/3 मतलब 3.33 इंटू 10⁻−3 कूलम इंटू मीटर, है ना। तो एडवांस ये सब मेन सेंस में वैल्यूज भी पूछ सकता है आपसे। हमारे लिए डिबाई महत्वपूर्ण है। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो डिबाई के सापेक्ष करेंगे, परंतु ये सब मुझे पता होना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग कुछ अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण निकालना सीखेंगे। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालो, कुछ अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण। कुछ अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसे मैं बड़े सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है।
अब कुछ अणु को हम लोग दो केस में करके चलेंगे, एक द्विपरमाणविक और दूसरा केस बहुपरमाणविक। तो आप केस 1 लिख लो, द्विपरमाणविक अणु। केस 1 है हमारा द्विपरमाणविक अणु, डाइएटोमिक, है ना। अब इसको भी हम दो केस बनाएंगे, पहला है ना समपरमाणविक, इसको भी हम दो पार्ट में करेंगे। पहला है समपरमाणविक अणु। अब समपरमाणविक अणु हो गया तो जैसे H2O2 N2 F2 Cl2 Br2 I2, इनका म्यू हमेशा किसके बराबर होगा? 0, है ना। क्यों होगा 0? बंधी किस तरह का है आपका? अध्रुवीय, नॉन पोलर बॉन्ड है। और द्विध्रुव आघूर्ण केवल किनके लिए परिभाषित होगा? पोलर बॉन्ड के लिए। तो अगर समपरमाणविक अणु हो गए द्विपरमाणविक में तो उनका म्यू ऑलवेज 0, कोई एक्सेप्शन नहीं होने वाला हमारा, ठीक है। केस 2, अगर ये आपका विषम परमाणविक हो जाए, तो विषम परमाणविक का एग्जाम्पल मतलब HF, HCl, HBr, HI, इनका म्यू हमेशा नॉट इक्वल टू 0। कुछ न कुछ इनमें द्विध्रुव आघूर्ण जरूर होगा ही होगा, है ना। तो विषम परमाणविक अणु होते हैं HF, HCl, HBr, HI, CO, NO, कोई भी ले लो, ऐसा सब में कुछ न कुछ आपका द्विध्रुव आघूर्ण होगा, है ना। और जैसे अगर इन चारों की तुलना करने को दे दे तो हमें पता है कि, है ना, HF, HCl, HBr और HI, इन चारों की तुलना करने को दे, अगर मैं Q के सापेक्ष बोलूं तो Q के सापेक्ष सबसे ज्यादा Q किस पर होगा? मेरा 1, है ना, पे ज्यादा होगा 2 से, 2 पे ज्यादा 3 से, 3 पर ज्यादा होगा किससे? 4 से। और अगर मैं डिस्टेंस के सापेक्ष बोलूं तो क्या होगा? 1 की डिस्टेंस कम होगी किससे? 2 से, 2 की डिस्टेंस कम होगी 3 से, 3 की कम होगी किससे? 4 से। तब मैं कैसे क्रम बोलूंगा भैया, है ना। चार्ज और आवेश और डिस्टेंस, दूरी में हमेशा जो प्रभावकारी कारक होगा वो आवेश होगा, है ना। क्योंकि डिस्टेंस आपको पता है, अगर एक बंध की लंबाई 1.5 है, जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड सी की बंध लंबाई कितनी बोली हमने? 1.2। सी डबल बॉन्ड सी की 1.34, सी ट्रिपल बॉन्ड सी की 1.54। जरा जरा सा फर्क आ रहा है, डेसिमल का फर्क है। आवेश में तो क्या होता है? फर्क काफी ज्यादा। एक के ऊपर 2 कूलाम होगा तो अगले के ऊपर हो सकता है सीधे 3 कूलाम, अगले के ऊपर सीधे क्या हो आपका 4 कूलाम। आवेश के मान में परिवर्तन तुलनात्मक रूप से क्या होगा? हमेशा ज्यादा होगा। तो आप नीचे मेंशन कर देना कि आवेश तथा दूरी में प्रभावकारी कारक आवेश होता है। आवेश तथा दूरी में प्रभावकारी कारक आवेश होता है, ठीक है। इस चक्कर में अगर मुझसे नेट म्यू की बात करी जाए तो मैं क्या बोलूंगा? HF का कम ज्यादा HCl से, HCl का ज्यादा HBr से, HBr का ज्यादा HI से। वैल्यू याद नहीं रखनी, मुझे भी केवल एक की ही याद है इसमें, तो इसकी सीधे 1.92 डिवाई के आसपास होती है ना, बाकी की सीधे 1 से भी कम होती। तो इस तरीके से हो जाता है हमारा। तो ये हमारा केस 1 अगर आपका अणु द्विपरमाणविक हो। केस 2 हमारा
बहु परमाणविक अणु। अब बहु परमाणविक अणु, इसमें भी दो केस करेंगे। पहला केस, पहला केस है कि यदि अणु सममित है, पहला केस है हमारा यदि अणु सममित है, कॉमा, है ना, केवल एक ही प्रकार के बंध उपस्थित हैं, है ना, यदि अणु सममित है, कॉमा, केवल एक ही प्रकार के बंध उपस्थित हैं तथा एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, तो अणु का म्यू हमेशा शून्य होगा। तो अणु का म्यू हमेशा क्या होगा आपका? शून्य, है ना। तीन कंडीशन है। अणु एक तो सममित होना चाहिए आपका, दूसरा एक ही प्रकार के बॉन्ड हो, और दूसरा क्या हमारा, तीसरा कि लोन पेयर न हो। तो ऐसे केस में तो म्यू आपको 100% क्या मिलेगा? 0, है ना। अब इसमें अलग अलग एग्जांपल जैसे देते हैं AB2 टाइप का, है ना। अब AB2 टाइप का क्या होगा? BX2 हो गया, है ना, CO2 हो गया, इस तरह के, ठीक है, C2H2 हो गया, डैश डैश डैश। इन सब का हमेशा 0 होगा। जैसे बताने के लिए अगर एक देख लें, BX2 भी है अगर, तो क्या होगा? BX बंध, अगर केवल अकेले इस बंध का मुझसे डाइपोल मोमेंट पूछा जाए तो वो क्या है? नॉन जीरो। परंतु पूरे अणु का पूछा जाएगा तो वो 0 है, क्योंकि एक इस दिशा में है आपका, ठीक है ना, और एक आपका विपरीत दिशा में, मतलब कोण कितना मिला आपका? 180। और हमने देखा था अभी 180 के लिए म्यू का मान क्या होगा? 0, अगर दोनों μ1 μ2 बराबर हो। CO2 भी इसी तरीके से आपका C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो ना। CO बंध अध्रुवीय नहीं है, CO बंध तो ध्रुवीय है, परंतु ये कैंसिल हो जा रहा है आपका। अगर AB3 टाइप का अणु होगा, है ना, लाइक BX3 AlCl3, ठीक है, इस तरह के C2H4 ध्रुवीय अणु, SO3, खूब सारे एग्जांपल दे सकते हो। इन सब का भी म्यू क्या होगा आपका? 0, है ना। BX3 की अगर आप बात करोगे, B X X और X, है ना। एक को हम लोग थोड़ा देख के कर लेते हैं कि इसका तो इस दिशा में, इसका इस दिशा में, इसका इस दिशा में, है ना। अब आपने अगर किसी एक को फिक्स कर दिया है तो बाकी दोनों के क्या करने पड़ेंगे? आपको घटक लेने पड़ेंगे। अब जब आप घटक लोगे, इसी तरह से लोगे घटक, ठीक है ना। तो ये पूरा कोण कितना था आपका? 120, है ना, 120। तो ये कोण कितना हो गया? 60, ठीक है ना। अब ये 60 है तो ये कोण ऑटोमेटिकली कितना हो गया? 30। नीचे वाला कौन सा कंपोनेंट जाएगा? कॉस की साइन, ये 30 ले लिया है मैंने, है ना। क्या कौन सा कंपोनेंट जाएगा? कंपोनेंट करना आता है कि ना? है, कॉस आएगा। तो ये म्यू कॉस 30, ये भी क्या हमारा साइन होगा रे म्यू, अच्छा ये 60 होगा एंगल, है ना, वो गलत कर दिया। म्यू कॉस 60, म्यू कॉस 60, इधर क्या हो जाएगा हमारा? म्यू साइन 60, म्यू साइन 60, सही है ना। तो ये दोनों ने तो क्या कर दिया? एक दूसरे को कैंसल। कॉस 60 इज 1/2, तो μ/2 और μ/2 नेट, इन दोनों ने भी क्या कर दिया? कैंसिल, है ना। हमें बनाने की जरूरत नहीं, बस एक को मैं बना के समझाने की कोशिश कर रहा था आपको।
तो AB3 टाइप के अणु का भी हमेशा आपका 0। अगर आप AB4 टाइप के अणु है ना, CX4 टाइप का ले रहे हो, ठीक है ना, और जो भी इस तरह से बन सकते हैं आपके SiCl4, CCl4, इन सब का ले लेते हो, है ना, तो इन सब का भी हमेशा किसके बराबर होगा आपका 0। तो इनका भी म्यू नेट हमेशा 0 है आपका। और इसमें इस तरीके से मत सोचना कि सर इसका ऊपर इसका नीचे, इन दोनों ने तो क्या कर दिया कैंसल, तो ये मत सोच लेना, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोण 180 नहीं है, 109 डिग्री 28 मिनट है ना। हमने संकरण में भी बोला था, VSPR थ्योरी में भी बोला था कि AB4 की ज्यामिति में अगर लोन पेयर नहीं है तो हर बंद कोण कितने का होता है 109, है ना। अब उसके कंपोनेंट लेना भारी पड़ता है, इसलिए हम लोग केवल बोल देते हैं AB5, है ना, PX5 टाइप के अणु, TBP ज्योमेट्री, अभी हमने देखा कि है ना AB5 भले असममित ज्यामिति है, बट प्लेन वाले के सभी के एंगल कितने हो गए आपके 0, क्योंकि अभी हमने देखा ये तीनों एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल, ऊपर वाले ने और नीचे वाले ने भी क्या कर दिया एक दूसरे को कैंसिल, तो इसलिए इनका भी म्यू हमेशा कितना होगा आपका 0। AB6 टाइप के अणु कोई भी हो, जैसे है ना SF6, SEF6, SeCl6 इत्यादि, AB6 तो सबसे बढ़िया ज्यामिति होती, सभी आपके कितने डिग्री पर होते हैं, है ना 90-90, और अपोजिट वालों में देखोगे तो 180, तो ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा आपका, है ना, ये इसको कैंसिल करेगा। अगर मैं x को अधिक ऋण मानूं तो इसका भी म्यू कितना हो जाएगा मेरे लिए 0। लास्ट जैसे AB7 आप देखोगे तो भले ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल है हमारा, प्लेन के तो सब कैंसिल करने ही है, एक ही प्लेन वाले, बाहर के भी दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल। तो अगर आपका अणु सममित है, सभी एक ही तरह के बॉन्ड हैं, लोन पेयर नहीं है, तो इन सब केसेस में आपको म्यू हमेशा कितना ही मिलना है 0 मिलना है, ठीक है बस।